बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो एंटी टेस्ट सीरीज का लेक्चर है अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन आता है, अ स्फीयर इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, what percentage of its energy is translational kinetic energy and what percentage is rotational kinetic energy। अब ऐसा कोई भी सवाल इनकाउंटर करने के लिए आपको आगे चार ऑप्शंस दी हैं कि 50% उसकी एनर्जी हो ट्रांसलेशनल या 50% रोटेशनल या फिर 66% ट्रांसलेशनल और 33% रोटेशनल। अब ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, और ये जो ऑप्शंस हैं, अगर स्फेयर की जगह शेल लिखा हो, अगर स्फेयर की जगह हुप लिखा हो, डिस्क लिखा हो, तो फिर किस किस तरीके से ऑप्शंस वेरी कर सकती। सो ये क्वेश्चन है मोटिवेशन आज के लेक्चर का। और इस क्वेश्चन और इस जैसे बहुत से क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए आपको मैं एक पूरे प्रोसेस में क्या क्या सिखाऊंगा। आई विल टीच यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, angular momentum, rotational kinetic energy, translational kinetic energies, velocities by inclined planes, and percentage energies between translational and rotational kinetic energies। FSC की तरह नहीं। अब मेन चीज ये है कि आपको ये चीजें सीखने के लिए एंटी टेस्ट में FSC नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें FSC से कलेक्ट करके आपको एंटी टेस्ट लेवल तक शार्प करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल का ख्याल जरूर रखिएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉमन चार शेप्स जो हैं वो हमारी बुक में डिस्कस्ड है। नंबर 1 हुप, ठीक है। नंबर 2 ये बुक पे है नहीं, इसको कहेंगे शेल, ठीक है। शेल जो अंदर से हॉलो हो, एम्प्टी हो बिल्कुल। दिस is named as disk and this is named as sphere। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr स्क्वायर। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr स्क्वायर। और स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं दैट ऑल द masses आर सेम, ऑल द रेडियाई आर सेम। सो अगर तमाम बॉडीज का मास सेम है, तमाम बॉडीज का रेडियस सेम है, तो फिर हमें फोकस करना होगा इन नंबर्स पर। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कंसीडर होगा, यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/5 है। सो इफ वी हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, देन वॉच केयरफुली, द हुप, द शेल, द डिस्क एंड द स्फेयर। अब एक चीज पे गौर करें, हुप के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। 2/3 को आप कैलकुलेटर पर ले जाएं तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.6। डिस्क के बारे में 1/2 पे आपको मिलेगा 0.5 और 2/5 का मतलब है 0.4। ठीक है, अब देखें गौर से कि सबसे जो ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है हुप का, वो ग्रेटर है शेल से। शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर है डिस्क से और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर है स्फेयर से। अब ये हिरार्की ज़हन में रखनी है कि इन चारों बॉडीज में अगर सिमेट्री लाई जाए, यानी मास भी सेम रखा जाए और रेडियस भी सेम रखा जाए, तो ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑफ हुप। हुप को रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शेल, फिर डिस्क और लास्ट पे स्फेयर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आती है बात एंगुलर मोमेंटम्स पे। तो एंगुलर मोमेंटम की बेसिक इक्वेशन क्या होती है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो मैं बस आपको फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ हुप है तो हम लिखेंगे I यानी mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, और वी कैन फर्दर राइट mr स्क्वायर। अब ओमेगा के मल्टीपल आंसर्स हैं, ओमेगा 2 पाई f भी लिखा जा सकता है,
ओमेगा 2 पाई ओवर टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। शेल के लिए आ जाए तो आप L इज इक्वल टू आई यानी 2/3 mr²। इसी तरह ओमेगा डिस्क के लिए आ जाए तो L इज इक्वल टू आई यानी 1/2 mr² ओमेगा। सिमिलरली स्फेयर के लिए आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम इज आई यानी 2/5 mr² इंटू ओमेगा। इन शॉर्ट आपको ये समझ होनी चाहिए कि जिस भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम डिस्कस हो रहा होगा उसी बॉडी को हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस आ गई। इसके बाद आते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज पर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती? अगर एक सरफेस पर एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट स्लाइड कर रही है और स्लाइड करते हुए उसकी वेलोसिटी v है और वो रोटेट नहीं कर रही, तो बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 1/2 mv²। वन सिंपल थिंग, वो चाहे हुप हो, वो चाहे शेल हो, वो चाहे डिस्क हो, वो चाहे स्फेयर हो, चारों के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज का फॉर्मूला सेम होगा। बट वी विल डिस्कस द फॉर्मूलाज फॉर देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। तो हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1/2। अब आई हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² ओमेगा स्क्वायर, फिर 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, सो v² कैन बी रिटन एज r² ओमेगा स्क्वायर। तो हम जो हुप की काइनेटिक एनर्जी है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप, ठीक है, उसको लिख सकते हैं 1/2 mv²। अब आप एकदम परेशान होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी तो ट्रांसलेशनल का भी यही फॉर्मूला आया था और हुप के लिए रोटेशनल का भी यही फॉर्मूला है। तो इट्स अ कोइंसिडेंस कि हुप के लिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज का जो फॉर्मूला है वो सेम बनता है। अब इसी तरह मैं आपको डिस्क के लिए डेरिवेशन कर देता हूं। अब देखें, अगर मुझे डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं लिखूंगा 1/2 आई यानी 1/2 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखें 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो अब जरा गौर से देखें कि जो डिस्क है हमारे पास, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो बन रही है 1/4 mv²। तो ये तो सेम नहीं है, तो इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चारों के जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंट बनेंगे। अब मैं यहाँ से ये चीज़ें रेज करके, चूंकि आपको तरीक़ेकार जो है वो समझ आ गया है, वी विल कंटिन्यू आवर थिंग कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ये सबके लिए सेम होगी। हाँ, हुप के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv²। शेल के लिए क्या होगी? 1/3 mv²। 1/3 mv²। डिस्क के लिए क्या होगी? 1/4 mv²। स्फेयर के लिए क्या होगी? 1/5 mv²। मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं, आप सिंपल जो पिछले मैंने स्लाइड में प्रोसेस आपको बताया है उस तरीके से आप इनको जज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ पर एक कंपैरिजन सेट करते हैं। अब लेट से तमाम बॉडीज का मास सेम है और सबकी जो वेलोसिटी है वो भी सेम है। नाउ थिंक ऑफ द डिजिट्स। ये है 1/2, ये है 1/3, ये है 1/4 और ये है 1/5। अब गौर से देखें, 1/5 का आंसर क्या आएगा? 0.2। 1/4 का आंसर क्या आएगा? 0.25, ऑलमोस्ट 0.3, और ये 1/2 का आएगा 0.5। नाउ लुक एट द थिंग के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अगर हम मैप बनाएं तो हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है किससे? शेल से। शेल की ग्रेटर किससे है? डिस्क से।
और डिस्क की ग्रेटर किससे है? स्फीयर से। तो अभी तक सीक्वेंस वही पिछले वाला चल रहा है कि हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा था शेल से, शेल का ज्यादा था डिस्क से, डिस्क का ज्यादा है स्फीयर से। तो दो चीजें तो तय हो गई कि अगर हम सेम मास, सेम वेलोसिटी और सेम रेडियस पर आए तो हुप विन कर रही है किस रेस में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेस में। और किस रेस में? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेस में। जबकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेस में कोई विन नहीं कर रहा। ये सबके लिए क्या होती है? सेम होती है। तो यहां तक हमने डेरिवेशन की इन एनर्जीज की। अब इससे आगे हम आते हैं वेलोसिटीज एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। लेट अस से कि यहां पर एक हुप मौजूद है। अब हुप जिस हाइट पर मौजूद है उस हाइट पर ये गेन, ये एक्वायर करती है पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो इट विल पोजेस टू एनर्जीज, द रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो हम एक बहुत सिंपल इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर द हुप दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वी विल राइट mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। अभी पिछली स्लाइड में मैंने ये डेरिवेशन की है। तो mgh इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इट विल बी mv स्क्वायर। m से आप कैंसिल करेंगे m को तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gh आ जाएगा और v इज इक्वल टू अंडर रूट gh। यानी ये वो वेलोसिटी है कि जब ये हुप यहाँ बॉटम पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट टाइम्स ऑफ gh। ऑलराइट, ये वेलोसिटी याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ हुप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh। नेक्स्ट इसी तरह हम शेल पे आ जाते हैं। शेल के लिए अगेन आई विल राइट द इक्वेशन दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो my mgh will be equal to 1/2 mv square plus 1/3 mv square. What will be there? अब यहाँ पर LCM आएगा 6, तो 3 प्लस 2 बाहर mv स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/6 mv स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा mgh। अगेन m से m कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास बचेगा v स्क्वायर is equal to 6/5 gh and simply v will be equal to under root 6/5 gh। So अगर एक शेल स्लाइड करता हुआ इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर पहुंचेगा तो वो इतनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा। अब यहाँ पे एक बात तो जाहिर है कि हमें नंबरिंग से पता चल रहा है कि जो हमारे पास शेल होगा उसकी वेलोसिटी हुप से ग्रेटर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क के लिए देखते हैं इसी चीज को। तो फॉर द डिस्क वी विल अगेन राइट आवर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला सेम रहेगा 1/2 mv स्क्वायर और इसके रोटेशनल का फॉर्मूला होता है 1/4 mv स्क्वायर। सो mgh इज इक्वल टू, तो 4 विल बी द LCM। Now here 2 mv square plus mv square, so we get mgh is equal to 3 mv square by 4। अगेन m से m को करते हैं कैंसिल। तो अब हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी v स्क्वायर की इक्वेशन क्या बन रही है? 4/3 gh, जिसको हम सिंपली v is equal to अंडर रूट 4/3 gh भी लिख सकते हैं। तो जब एक डिस्क इस इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट 4/3 gh के इक्वल। यहां से पता चला कि जो डिस्क है ये तो स्फीयर से भी, शेल से भी ज्यादा तेज निकली और शेल किससे ज्यादा तेज था? हुप से। तो अब हमारे पास फाइनल शेप क्या बचती है? हमारे पास फाइनल शेप बचती है स्फीयर। तो स्फीयर के लिए अगेन आई विल राइट पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। नाउ पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल यानी 1/2 mv स्क्वायर प्लस द रोटेशनल 1/5 mv स्क्वायर। ठीक है, अलॉन्ग विद डेरिवेशन। तो mgh इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? 10। तो 5 mv स्क्वायर प्लस 2 mv स्क्वायर, तो वी गेट
mgh is equal to 7 mv square divided by 10। अब ये जो एलसीएम लेना मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा साथ साथ भाव के साथ चलेंगे तो m से फिर m कैंसिल होगा और मेरे पास यहाँ पर जो v स्क्वायर है वो आ रहा है 10/7 GH के। सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10/7 GH। इस नंबर को आप कैलकुलेटर पे अगेन ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा जो स्फेयर है उसकी स्पीड डिस्क से भी ज्यादा है। डिस्क की स्पीड किससे ज्यादा थी? शेल से। और शेल की किससे ज्यादा थी? हूप से। ऑलराइट, अब यहां पर आकर देखें पैटर्न सारा रिवर्स हो गया। पहली दोनों रेस में हूप जीती है। कौन कौन सी रेस थी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन जब बात आई वेलोसिटीज की तो सबसे ग्रेटर वेलोसिटी किसने एक्वायर की? स्फेयर ने। उससे कम डिस्क ने, उससे कम शेल ने और सबसे कम हूप ने। तो यहां तक बच्चों हमने वेलोसिटीज की भी कैलकुलेशन कर ली। अब इससे आगे ये सामने एक टेबल आपको नजर आ रहा है। इस टेबल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास ये वेलोसिटीज का ये जो कॉलम है इसको सेव रख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जीज भी जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल की असल साइंस की तरफ। जो सवाल हमने शुरू में पुट किया था कि हमारे पास ये चारों शेप्स हैं और इन चारों शेप्स की अब हम यहाँ पर टेबल को फिल करते हैं। मैं आपको एक दो कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा और फिर फर्दर जो कैलकुलेशंस होंगी उनका मैं आपको सामने एक पेन दे दूंगा ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर जाएं। तो देखें, हूप के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पहले तो टेबल समझ लें। बॉडी, चारों बॉडीज आ गई, उनकी ट्रांसलेशनल, उनकी रोटेशनल, उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर ट्रांसलेशनल टू टोटल और फिर रोटेशनल टू टोटल। तो ये वो दो कॉलम्स हैं जहां हमारे क्वेश्चन का आंसर नजर आएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। वो सबके लिए चूंकि सेम होता है तो आई विल राइट 1/2 mv स्क्वायर। ऑलराइट, ये बात क्लियर होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज तो हूप के लिए 1/2 mv स्क्वायर ही थी, शेल के लिए थी 1/3 mv स्क्वायर, डिस्क के लिए थी 1/4 mv स्क्वायर और स्फेयर के लिए थी 1/5 mv स्क्वायर। अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली हमने इन दोनों कॉलम्स को क्या करना है? आपस में सम अप करना है। तो यहां पर आएगी mv स्क्वायर। यहां पर अगर हम एलसीएम को देखें 6 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5/6 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 2/3 मैं यहाँ पे आपको फर्दर सॉल्व भी कर देता हूँ। जैसे 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/3 mv स्क्वायर, तो वी गॉट एलसीएम 6। यहाँ पे आ जाएगा 3 mv स्क्वायर प्लस 2 mv स्क्वायर, तो वी विल गेट 5/6 mv स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट वी गॉट है 5/6 mv स्क्वायर। यहाँ पर आपको मिलेगा 3/4 mv स्क्वायर और यहाँ पर आपको मिलेगा 7/10 mv स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, अच्छा अब आती है बात यहाँ पर टोटल, ट्रांसलेशनल वर्सेस टोटल एंड रोटेशनल वर्सेस टोटल। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता मैंने आपसे कि कितनी एनर्जी होगी परसेंटेज स्फेयर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन स्फेयर के लिए था। ठीक है, तो इसको हम स्फेयर के लिए ही बाउंड करते हैं कि स्फेयर की कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल होगी और कितनी एनर्जी रोटेशनल होगी। सबसे पहले मैं आपको हूप के बारे में समझाता हूं, आपने अब इसको डील कैसे करना है। तो सबसे पहले एक चीज पे गौर करें, हूप के लिए जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो है 1/2 mv स्क्वायर। हूप के लिए जो रोटेशनल एनर्जी है वो भी है 1/2 mv स्क्वायर। और जो टोटल एनर्जी है, अच्छा मैं टोटल एनर्जी को यहाँ पे T से डिनोट कर देता हूँ, वो बन रही है mv स्क्वायर। अब अगर मुझे निकालनी है ना परसेंटेज एनर्जी, तो गौर से देखें मैं क्या सीक्वेंस करता हूँ। व्हाट आई विल डू, द ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100%। ठीक है, इसी तरह मैं रोटेशनल फाइंड करना चाहूंगा तो रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100%। नाउ वॉच केयरफुली, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 mv स्क्वायर। टोटल कितनी है? mv स्क्वायर।
कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 इंटू 100%, तो इट विल बी 50%। इसी तरह रोटेशनल पे आ जाए, रोटेशनल 1/2 mv स्क्वायर, ट्रांसलेशनल टोटल है mv स्क्वायर, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल, अगेन 1/2 इंटू 100%, तो इट गॉट अगेन 50%। ठीक है, अब ये बात हमें क्या सिखाती है, गौर से सुननी। जब एक हुप इंक्लाइंड प्लेन से, यहां पर मैं इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं अगर, ठीक है, एक हुप अगर इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है तो दो एनर्जीज पोजेस करती है ना, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो वो कहता है कि जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसकी 50% एनर्जी रोटेशनल होगी और 50% एनर्जी ही उसकी ट्रांसलेशनल होगी। ऑलराइट, तो यहां पर हम लिखेंगे कि 50% ट्रांसलेशनल और 50% रोटेशनल। ऑलराइट, आई एम होपफुल कि आपको ये थीम समझ आ गया होगा। अब मैं यही कैलकुलेशन आपको स्फेयर के लिए करके देता हूं। ये फॉर्मूलाज आपने ज़हन में रखने हैं 3। अब इन तीनों फॉर्मूलाज को उसी कसौटी पे परखते हैं जो भी हमने देखी। एक तो ये हमने देख लिया ना, अब लेट से हम यहां से इंक्रीज करते हैं स्फेयर के लिए। अब स्फेयर के लिए मैं लिखूंगा जी, ट्रांसलेशनल वो तो होगी 1/2 mv स्क्वायर, रोटेशनल ये होगी 1/5 mv स्क्वायर, और टोटल एनर्जी कितनी बन रही है 7/10 mv स्क्वायर। नाउ विल फाइंड द परसेंटेज। ट्रांसलेशनल टू टोटल यानी 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7/10 mv स्क्वायर इंटू 100%। तो mv स्क्वायर से तो mv स्क्वायर हो गया कैंसिल। वी गॉट 10 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100%, ठीक है, और वी कैन से इट 2 5 10, 2 7 14, तो 5/7 इंटू 100%। अब यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेटर थोड़ा यूज कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। लेट्स से 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100%, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आएगा तकरीबन 71.5%। यानी जब एक स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जा रहा होगा तो उसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 71.5% होगी। ठीक है, अब रोटेशनल कितनी होगी उसके दो तरीके हैं, या तो मैं रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल कर लूं, या फिर मैं 100 में से 71.5 को माइनस कर दूं तो आई विल गेट 28.5%। ऑलराइट, तो ये दोनों तरीके हैं। अगर आप कोई एक एनर्जी निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग एनर्जी निकालने के लिए आप उसे 100% में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आई एम होपफुल कि आपको ये प्रोसीजर आ गया है समझ। लिहाजा हम यहाँ पर स्फीयर के लिए लिखेंगे उसकी ट्रांसलेशनल होगी 71.5% और उसकी जो रोटेशनल होगी वो होगी 28.5%। अब रह गई बात शेल की और डिस्क की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक टेबल मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये बॉडी उसकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, टोटल, ट्रांसलेशनल टू टोटल एनर्जी या रोटेशनल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये चारों फॉर्मूला सेम है क्योंकि ये ट्रांसलेशनल है। रोटेशनल के फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर इस कॉलम में वो चारों आंसर्स मेंशन है कि जब ये बॉडीज इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ मूव करेंगी तो व्हाट विल हैपन। हुप की 50% रोटेशनल, 50 ट्रांसलेशनल। डिस्क के लिए 66.6% उसकी ट्रांसलेशनल होगी और 33.3% उसकी रोटेशनल। स्फीयर के लिए 71.5% उसकी ट्रांसलेशनल और 28.5 रोटेशनल, और हॉलो स्फीयर के लिए 60% ट्रांसलेशनल एंड 40% रोटेशनल होगी। अब हम वापस अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहां हमने अपना क्वेश्चन रखा था। तो हमारे क्वेश्चन में अब राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर।
इस लेक्चर पर आपने फुली अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अपनी राय ज़रूर बतानी है। ये लेक्चर आपके लिए कैसा रहा, आसान रहा, मुश्किल रहा। ढेरों दुआएं अपने एंटी टेस्ट के लिए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।